वेलकम दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। यूनिट नंबर 13 जेआईबी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होता है? आफ्टर मेकिंग जर्नल एंट्रीज, लेजर एंड ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस जितने भी लेजर्स के डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं सारे के सारे ट्रांसफर हो जाते हैं ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस के बाद हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बारी आती है और ट्रायल बैलेंस की इंपॉर्टेंस हमारी एडजस्टिंग एंट्रीज तक ही रहती है। जब तक हम अपनी एडजस्टिंग एंट्रीज को ट्रायल बैलेंस के बनाने के टाइम तक हम सही कर लेते हैं और फिर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का फर्स्ट पार्ट क्या होता है, सेकंड पार्ट क्या होता है, थर्ड पार्ट क्या होता है, उसके बारे में हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विच इज प्रिपेयर्ड आफ्टर द ट्रायल बैलेंस क्या कहता है हमको? देखिए, ट्रायल बैलेंस जो होता है, ट्रायल बैलेंस के बाद हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। फाइनल अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दोनों सेम चीज़ है। फाइनल अकाउंट्स में हमारा ट्रेडिंग अकाउंट फर्स्ट स्टेप है जो कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की तरफ जाता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारे सारे के सारे बिजनेस के एक्चुअल पोजीशन को दर्शाते हैं कि हमारा बिजनेस जो है प्रॉफिट में चल रहा है या लॉस में चल रहा है। इसमें फर्स्ट स्टेप आता है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का, जिसके बारे में हम आज के सेशन में बात करने वाले हैं। ट्रेडिंग अकाउंट बिजनेस के प्रॉफिट या लॉस के बारे में बताता है। जो भी हम ऑपरेशंस डे टू डे एक्टिविटीज करते हैं हम अपने जर्नल में रिकॉर्ड करते रहते हैं, लेजर में पोस्ट करते रहते हैं। उसके बाद लेजर के पोस्टिंग के बाद जब लेजर की बैलेंसिंग होती है उनके बैलेंसेस निकाले जाते हैं। कुछ अकाउंट्स में डेबिट बैलेंस आता है, कुछ अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस आता है। उन दोनों बैलेंसेस को हम ट्रायल बैलेंस में लेके जाते हैं। ट्रायल बैलेंस के बाद इनको शिफ्ट करना होता है हमें ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट बेसिकली डील्स विद द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कितनी हमने गुड्स पे कॉस्ट लगाई है जो कि हमारे फुल ईयर में या उस पीरियड में जिसमें हम ट्रेडिंग बना बना रहे हैं कि कितनी कॉस्ट हमारी सेल आउट हो चुकी है। इट डील्स विद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द बिजनेस। फर्स्ट स्टेप हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं और ये सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग एक्टिविटीज के ऊपर ध्यान देता है। ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं, डेबिट साइड में हमारी जितनी भी परचेजेस होंगी, ओपनिंग स्टॉक होंगे, वो सब आ जाएंगे। जितनी भी परचेजेस हमने रॉ मटेरियल की कर रखी है उन सब का टोटल यहाँ पर ऐड हो जाएगा। रिटर्न्स होंगे तो उन्हें हम माइनस कर देंगे। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए के गुड्स खरीदे हैं, 10,000 के रिटर्न करे हैं, तो उनको 90,000 हमें डेबिट साइड में दिखाना होगा। और जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं रिलेटेड टू द प्रोडक्ट वो सारे के सारे हमें ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाने होते हैं। और क्रेडिट साइड में हम लिख देंगे जितनी भी सेल्स हमारी हुई है और हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है। इसके बाद इसकी बैलेंसिंग फिगर जो होगी वो निकाली जाएगी। ट्रेडिंग अकाउंट हमारा फर्स्ट स्टेप होता है अपने फाइनल अकाउंट्स में। ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाया जाता है? क्योंकि हमें ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस के बारे में पता करना है। इट डील्स विद डायरेक्ट कॉस्ट। जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं जो कि ओनर ने डायरेक्टली प्रोडक्ट के ऊपर करे हुए हैं वो सारे के सारे एक्सपेंसेस यहाँ पर आ जाते हैं। जैसे कि हमारी कैरीज ऑन परचेजेस, अगर परचेज करी है तो कुछ हमने किराया भाड़ा दिया होगा, वो सारा का सारा जो एक्सपेंस होगा वो हमारा ट्रेडिंग में दिखाया जाता है, डायरेक्ट कॉस्ट। इट इग्नोर्स ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस बिकॉज ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो होते हैं पीएनएल का पार्ट होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, डायरेक्ट में नहीं काउंट होते हैं। हमारा ट्रेडिंग का पर्पस क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालना, जिसको हम सीओजीएस भी कहते हैं शॉर्ट में। आपके एग्जाम्स में सीओजीएस नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है। और ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाने की जरूरत पड़ती है। डायरेक्ट कॉस्ट की जो हम बात कर रहे हैं जो ट्रेडिंग के अंदर लिखी जाती है वो कौन कौन सी हो सकती है? हमारी परचेजेज, ओपनिंग स्टॉक तो हम लिख रहे हैं, साथ में इसके साथ जो हम फ्रेट या कैरेज इनवर्ट दे रहे हैं, सामान को अपने बिजनेस तक लाने का जो भी खर्चा वगैरह है वो हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। वेजेस देते हैं लेबर्स को प्रोडक्शंस के लिए। इंपोर्ट ड्यूटी, अगर हमने बाहर से सामान मंगाया हुआ है तो ये सारा का सारा खर्चा जो है ओनर डायरेक्टली कर रहा है। डायरेक्ट कॉस्ट आर कॉस्ट डायरेक्टली रिलेटेड टू गुड्स परचेज्ड और प्रोड्यूस्ड। और इसके अंदर क्या क्या चीजें नहीं इंक्लूड होती हैं? हमारी ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस रिकॉर्ड नहीं होते, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे रिकॉर्ड नहीं होते। जैसे हमारा रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, एडवर्टीजमेंट, टेलीफोन एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, देर आर मेनी मोर direct expenses which are not included in this trading account. It deals with only those costs, those expenses which are directly related to the goods produced or purchased. राइट? फॉर्मूला क्या होता है हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का? जितनी भी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होती है हमारी परचेजेस, ओपनिंग स्टॉक, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड करके हम उसमें से क्लोजिंग स्टॉक को लेस कर देते हैं तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाती है। जब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाती है तो उसको हम टोटल सेल्स में से लेस कर देते हैं।
अगर सेल्स ज्यादा है, मान लीजिए सेल्स आपकी 1 लाख है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपकी 80 हजार है, तो 20,000 एक्स्ट्रा जो बचा है वो आपका प्रॉफिट है। अगर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बड़ी है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मान लीजिए 1,20,000 की है और सेल्स आपकी 1 लाख की है, तो 20,000 इज लेस, दैट इज योर लॉस। अगर सेल्स आपकी इंक्रीज्ड है तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट है, अगर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ज्यादा है तो आपका ग्रॉस लॉस माना जाता है। यही ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का फायदा होता है। अगर एग्जांपल की बात करें, हम ओपनिंग स्टॉक मान लीजिए हमारा 20 है, परचेजेज 80 है, डायरेक्ट एक्सपेंस 10 है, क्लोजिंग स्टॉक 30 है और सेल्स हमारी 1,40,000 है, तो इसको समझेंगे हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालेंगे। परचेजेज, ओपनिंग स्टॉक और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड करके हम 30,000 जो कि हमारा क्लोजिंग स्टॉक था उसको लेस कर दिया, 80,000 आपके पास आ गई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसे हमने सेल्स जो कि हमें 1,40,000 दे रखी है उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हटाएंगे तो आपका 60,000 जो है प्रॉफिट बच रहा है आपके पास, राइट। अगर हम फॉर्मेट में निकालना चाहेंगे इसको, वो हमने फॉर्मूले के हिसाब से निकाला, ये हमने फॉर्मूले के हिसाब से निकाला। अगर फॉर्मेट की बात करें तो फॉर्मेट इस तरीके से बनता है। सेम एग्जांपल में ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमने लिख दिया। डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमने ऊपर पढ़े कि जो भी प्रोडक्ट के ऊपर खर्चा हो रहा है या परचेज करते समय या फिर प्रोड्यूस करते समय, वो सारे एक्सपेंसेस यहाँ पे आ जाते हैं। वेजेस, फ्यूल एंड गैस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, सारे के सारे। सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे आ गया, टोटलिंग करी इसकी, हमारा 60,000 जो है ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। देखिए इसी तरीके के वीडियोस जो होते हैं जेआईबी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है, हमें कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं। जेआईबी के एमसीक्यूज जब आएंगे हमारे पास तो आसानी से हमें याद आ जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए होता है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर इंक्लूडेड, नो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इज इंक्लूडेड। क्लोजिंग स्टॉक अपीयर्स इन द ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैलेंस शीट। क्लोजिंग स्टॉक एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाया जाता है क्रेडिट साइड में सेल्स के नीचे, और बैलेंस शीट में दिखाया जाता है, बाकी कहीं नहीं दिखाया जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट जो है हम फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। सेकंड पार्ट इसका प्रॉफिट एंड लॉस है जो कि बनाया जाएगा इस ट्रेडिंग के बनने के बाद, जिसमें से हम सारे के सारे फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लेस कर देते हैं। देखिए इसी तरीके के वीडियोस हैं जो पिछले 30 साल से 10 लाख बैंकर्स जो हैं यूज कर चुके हैं और अपना बेनिफिट उठा चुके हैं। वीडियोस एंड पीडीएफ जो कि हमारे जेआईबी, सीआईबी और प्रमोशन एग्जाम से रिलेटेड होते हैं। और ये सारे के सारे वीडियोस और पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेंगे? NS2SchoolofBanking.com पर। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि हम और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए बनाएं और आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्रोवाइड करें। देखिए जितना भी सेशन हमने अभी ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड पढ़ा, देखिए उससे रिलेटेड अगर एमसीक्यू आपके पास आता है तो किस तरीके के आ सकते हैं। मेन पर्पस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इज टू कैलकुलेट। ट्रेडिंग अकाउंट हमें क्या चीज कैलकुलेट करने के लिए बनाना पड़ता है? मेन पर्पस क्या होता है? नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट या कैश प्रॉफिट। देखिए नेट प्रॉफिट हमारा इसका पार्ट नहीं होता क्योंकि ये पीएनएल का पार्ट होता है जब सारे एक्सपेंसेस हम लेस कर लेते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी हमारा यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि ये पीएनएल के अंदर निकाला जाता है। ग्रॉस प्रॉफिट हमने अभी ऊपर स्लाइड में पढ़ा कि ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग के लिए निकाला जाता है जिसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम सेल्स में से लेस कर देते हैं। कैश प्रॉफिट की बात यहाँ पे नहीं हो रही है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट, ग्रॉस प्रॉफिट। ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर टू फाइंड ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस। अगर सेल्स बड़ी है तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, अगर सेल्स छोटी है आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से तो आपका लॉस आएगा, राइट। सेकंड क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन ट्रेडिंग अकाउंट? इसमें से क्या चीज है जो ट्रेडिंग अकाउंट में इंक्लूड हो रही है? ऑफिस रेंट हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, नहीं आता है यहाँ पे। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस भी हमारे ऑफिस के सेल से रिलेटेड होते हैं, यहाँ पे नहीं आएंगे। मैनेजर की सैलरी भी हमारी यहाँ पे नहीं आएगी क्योंकि ये ऑफिस से रिलेटेड होगी। कैरेज इनवर्ड जो होता है, कैरेज ऑन परचेज कहा जाता है इसको, ये हमारा यहाँ पे इंक्लूड होगा। कैरेज इनवर्ड हमारा सही आंसर है, ऑप्शन सी। कैरेज इनवर्ड इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस रिलेटेड टू द परचेज ऑफ गुड्स, सो इट इज इंक्लूडेड इन द ट्रेडिंग अकाउंट। हमें याद रखना है कैरेज इनवर्ड यहाँ पर आता है। कैरेज आउटवर्ड होगा अगर तो वो सेल्स के ऊपर खर्चा होता है जो कि पीएनएल के अंदर आता है। ऑप्शन थ्री की अगर बात करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे कैसे कैलकुलेट होता है, क्या फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करने का? हमने देखा था कि ओपनिंग स्टॉक में परचेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को प्लस कर देते हैं और क्लोजिंग स्टॉक को लेस कर देते हैं तो हमारी क्लोज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आती है, जो कि हमारा ऑप्शन सी डायरेक्टली बता रहा है। ऑप्शन ए, बी और सी, डी ये हमारा गलत ऑप्शन है जो कि हम ऊपर स्लाइड में पढ़ के आ रहे हैं। हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंक्लूड्स ओपनिंग स्टॉक, परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जिसमें से हम क्लोजिंग स्टॉक को लेस कर देते हैं क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक हमारा इसमें इंक्लूड नहीं होता है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक इज शोन ऑन द विच साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, कई बार रिपीट भी हो चुका है। क्लोजिंग स्टॉक जो है ट्रेडिंग अकाउंट में कहाँ आता है? डेबिट साइड में या क्रेडिट साइड में? डेबिट साइड में हमारा ओपनिंग स्टॉक आता है क्योंकि वो हमारी एसेट माना जाएगा। डेबिट साइड नहीं होगा, क्रेडिट साइड में बिल्कुल सही है क्योंकि
क्लोजिंग स्टॉक की बात हो रही है, ना कि ओपनिंग स्टॉक की। बोथ साइड गलत है, नॉट शोन गलत है। क्लोजिंग स्टॉक हमारा शो होता है क्रेडिट साइड में, ट्रेडिंग अकाउंट में, सेल्स के बाद क्लोजिंग स्टॉक में शो, क्लोजिंग स्टॉक शो होता है, और फिर क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग में शो होने के बाद सेकंड जगह कहाँ पर शो होता है, बैलेंस शीट में। ये दो जगह पे क्लोजिंग स्टॉक आता है। दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से ये एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है। MCQ 5 की बात करें अगर हम, सेल्स हमारे पास 1,20,000 की है, ओपनिंग स्टॉक 15,000 का है, परचेजेस 70,000 की है, डायरेक्ट एक्सपेंस हमने 5,000 के दे दिए हैं परचेजेस करते समय, और क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास 10,000 का बचा हुआ है। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा? ग्रॉस प्रॉफिट हमें पता है कि सेल्स में से हमें सब चीजें माइनस कर देनी पड़ती हैं। तो हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। आंसर होगा हमारा 30,000, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमारी ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को जोड़ के क्लोजिंग स्टॉक को हम लेस कर देते हैं, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 80,000 आ गई। सेल्स में से अगर हम इस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को लेस कर देते हैं तो 30,000 हमारा आंसर आ जाता है, ऑप्शन सी। ग्रॉस प्रॉफिट आया इसमें आंसर, क्योंकि हमारी सेल्स बड़ी थी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड छोटी थी। MCQ 6 की अगर बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अफेक्ट द ग्रॉस प्रॉफिट? परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ऑफिस सैलरी या कैरिज इनवर्ड, इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जो ग्रॉस प्रॉफिट को अफेक्ट नहीं करेगी? ग्रॉस प्रॉफिट हमारा ट्रेडिंग का पार्ट होता है, ट्रेडिंग में हम डायरेक्ट एक्सपेंस लिखते हैं, और परचेजेस सेल्स दोनों लिखी जाती हैं। तो परचेज लिखी है तो परचेज रिटर्न भी लिखी होगी, सेल्स रिटर्न भी लिखी होगी, और कैरिज ऑन परचेजेस भी लिखा होगा, जो कि इनवर्ड है, कैरिज इनवर्ड, कैरिज ऑन परचेजेस। ये तो अफेक्ट डालेंगे, लेकिन ऑफिस सैलरी एक ऐसी चीज है जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। तो सी पार्ट हमारा इसका आंसर होगा। ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है जो कि P&L में जाता है, ना कि ट्रेडिंग अकाउंट पे। होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। ऐसे वीडियोस पाने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। आपके लाइक हमें मोटिवेट करते हैं और भी अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू वेरी मच। स्टे ट्यून। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।